पृथ्वीराज चौहान उत्तर भारत की चौहान डायनेस्टी की एक महान राजा, जिनके नाम सुनते ही कांप उठते थे सारे राजा सारे रजवाड़े। लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गोरी के सामने। क्या थी वजह, क्या थी कहानी, आज इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 247 में। आज हम इस वीडियो में बैटल ऑफ तराइन के दो महान युद्ध हुआ था उसके बारे में जानेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, जिनके द्वारा पहली बार इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू हुआ, और जानेंगे उस महान राजा के बारे में जिनकी पराक्रम से कांप उठता था दुनिया। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस कहानी की शुरुआत होती है गजनविद डायनेस्टी से। ये गजनविद डायनेस्टी जो था वो मोहम्मद गजनी के द्वारा स्थापना किया गया था। मोहम्मद गजनी एक टाइम पे एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत पराक्रमी राजा बन गए थे, जिनके अंडर में बहुत सारे मिडिल ईस्ट एशिया के जो देश थे वो उनके अंडर में आ गया था। यहां तक इंडिया के कुछ पोर्शन भी उनके अंडर में था। और मोहम्मद गजनी इंडिया में कुल 17 बार अटैक किए और वहां से बहुत सारे गहने, सोने, बहुत सारा सामान ले गए लूट के। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में इतना संपत्ति था कि वो 17 बार लूटने आए सोमनाथ मंदिर, फिर भी वो सब कुछ ले नहीं जा पाए। ऐसी संपत्ति हुआ करती थी भारत में। लेकिन उस गजनविद डायनेस्टी का भी अंत हुआ। इसका अंत किया गया गोरीड के द्वारा। गोरीड होता था, गजनवी जो डायनेस्टी था उसी में एक छोटा सा गांव था जहां पे गोरी लोग रहते थे। लेकिन ये गोरी लोग बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध में बहुत माहिर हुआ करते थे। तो मोहम्मद गजनी जब थे तो वो यहां से लोगों को लाते थे युद्ध के लिए। फिर गोरीद लोगों ने, जैसे ही मोहम्मद गजनी के पतन हुआ, फिर उनके बाद जो अगले जो गजनी डायनेस्टी में जो राजा बने वो थोड़ा वीक पड़ गए, और उसी के चलते ये गोरीद लोग ये पूरा जो डायनेस्टी था वो हथिया लिया और अपना डायनेस्टी बना लिया, जिसका नाम दे दिया इन लोगों ने गोरीद डायनेस्टी। ये जो गोरीद डायनेस्टी देख रहे हैं हम, ये पूरा गोरीद डायनेस्टी ये गोरीद के द्वारा बनाया गया, जिसमें महान योगदान था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के टाइम पे ये डायनेस्टी पूरी इतनी फैली थी। तब पहली बार मोहम्मद गोरी के द्वारा इंडिया में, भारत की जो उत्तर भारत है वो मोहम्मद गोरी डायनेस्टी में आ गया था, और जिसको हरा के ये गोरी डायनेस्टी इंडिया में अपना पैर जमा पाया वो थे पृथ्वीराज चौहान। वो इतने पराक्रमी राजा थे, युद्ध कौशल में भी बहुत तेज, कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद गोरी के सामने। पृथ्वीराज चौहान अपने आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन सब के साथ अलायंस बना के रखे थे, ताकि जब भी कोई विपदा आए वो सब इकट्ठे लड़ पाए। इसीलिए मोहम्मद गोरी पहली बार जब अटैक किए थे 1191 में, तब वो सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई में ये पूरे जो छोटे छोटे राज्य थे वो सब इकट्ठे थे। लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी का जो मंशा था वो पूरा साफ था कि उनको भारत कैसे भी करके जय करना है। इसीलिए मोहम्मद गोरी रुके नहीं, वो दोबारा फिर भारत आक्रमण कर बैठे 1192 में। लेकिन इससे पहले मोहम्मद गोरी और भी कई बार ट्राई कर चुके थे इंडिया आक्रमण करने के लिए। जैसे कि हिस्ट्रियन कहा करते हैं कि 1178 में मोहम्मद गोरी एक बार ट्राई किए थे इंडिया आक्रमण करने के लिए, लेकिन उस समय वो नहीं जीत पाए, टिक नहीं पाए राजपूत जो सेनानी थे उनके सामने। फिर वहां से वो भाग गए। फिर दोबारा पूरा प्लान करके वो इंडिया या उत्तर भारत पे दाखिल होने की कोशिश की 1191 में। तब मोहम्मद गोरी खैबर पास के द्वारा, एक जगह है जहां पे नॉर्थ इंडिया के साथ जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन है, वो एक रास्ता है जिसको बोला जाता है खैबर पास, तो उसी के द्वारा वो उत्तर भारत में दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची पृथ्वीराज चौहान के पास, पृथ्वीराज चौहान अपने जो अलायंस राजा थे उनके साथ लेके, और उनके जो छोटे भाई थे गोविंद राय के साथ वो चल बड़े तराइन की ओर, जहां पे मोहम्मद गोरी बैठा था युद्ध के लिए। ये तराइन कहां पे है? ये तराइन है हरियाणा के पास, एक जगह आज के दिन में जो हरियाणा है वहां पे ये जगह है तराइन।
वहां पे भिड़ गए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उनकी जो सेना थे वो बिखर गए थे राजपूत सेना के सामने। राजपूत सेना इतने शक्तिशाली और डिसिप्लिन्ड थे कि उनके सामने जो मोहम्मद गोरी के जो सेना थे वो टिक नहीं पाए और 1-to-1 युद्ध में गोविंद राय के साथ मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जहां पे गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि वो पूरे चल नहीं पा रहे थे। फिर वहां से उनको रेस्क्यू करके ले गए उनके एक सेना और फिर बच गए वो। यही गलती थी राजपूतों की कि ऐसे खतरनाक एक राजा को जिंदा छोड़ दिया। ये बैटल जब खत्म हुआ तो मोहम्मद गोरी भाग गए, राजपूत लोग वापस आ गए। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ घटनाएं घटी जिसके चलते जो यूनिटी थी राजपूतों में वो बिखर गई। खास करके जयचांद जो थे, जो कन्नौज के राजा, जयचांद के साथ पृथ्वीराज चौहान का कुछ संघर्ष हो गया, जिसका जो मेन वजह थे वो वजह था जयचांद की जो बेटी थी संयुक्ता। ये संयुक्ता के साथ पृथ्वीराज चौहान की प्रेम संबंध हो बैठा, जिसके चलते संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग गई, क्योंकि जयचांद जो उनके पिताजी थे वो पृथ्वीराज चौहान के साथ कैसे भी करके शादी करने में मना कर रहे थे। इसी के चलते संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग गई। इसी बात को लेकर जयचांद इतने गुस्से हो गए कि वो पृथ्वीराज चौहान के साथ जितने भी अलायंस बना के रखे थे, जितने भी ट्रीटीज थे वो सब तोड़ दिए और जयचंद ने दोबारा मोहम्मद गोरी को बुला लिया युद्ध के लिए। लेकिन इधर पृथ्वीराज चौहान पहली बार की तरह जैसे इकट्ठे थे, जैसे बाकी राजपूतों के साथ मिलजुल के जो बाहर की शक्ति थी उसको रुकने के लिए कोशिश में लगे हुए थे पहली बार जब 1191 में मोहम्मद गोरी अटैक कर रहा था। लेकिन दूसरी बार उनको ये नहीं लगा था कि मोहम्मद गोरी इतनी जल्दी इतनी सेना के साथ फिर वापस आएगा, तो वो थोड़ा डिले पड़ गए थे। और शादी के बाद वो संयुक्ता के साथ खुश मिजाज में रहने लगे, उनको उतना ध्यान नहीं दिया इन्होंने बाहर की शक्ति की आक्रमण की। लेकिन उधर गुस्से में आग बबूला हो रहा था मोहम्मद गोरी। जैसे ही उसको पता चला कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ जितने भी सारे ट्रीटी थे, जितने भी सारे अलायंसेस थे वो सब तोड़ दिया है और पृथ्वीराज चौहान को चैलेंज करने के लिए जयचंद ने उसको वापस बुलाया है, ये बात सुनते ही मोहम्मद गोरी अपनी पूरी सेना के साथ दोबारा उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगा। अब उसके पास एक चीज का फायदा था, वो था जयचंद। जयचंद के पास पूरा नक्शा था, पूरा राजपूत सेना की जो कौशल थी उसको पूरा पता था। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना में क्या कमी थी उसके बारे में भी सब पता था। तो वो सब जाके जयचंद ने मोहम्मद गोरी को बता दिया। इसी के चलते मोहम्मद गोरी को बहुत कुछ फायदा हुआ दूसरी बार जब युद्ध करने आया उस समय। फिर एक ही साल में यानी 1192 में दोबारा मोहम्मद गोरी आक्रमण कर बैठा भारत में। अब पृथ्वीराज चौहान के पास बाकी सब तो थे लेकिन जयचंद नहीं था। जयचंद उस समय मोहम्मद गोरी के साथ जाके मिल चुका था और सब कुछ बता दिया अपनी सेना के बारे में, अपनी सेना की जो कमियां थी उसके बारे में। तो मोहम्मद गोरी को एक बात का पता था कि सामने से अगर लड़ने जाएगा वो पृथ्वीराज चौहान से कभी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए मोहम्मद गोरी रात में चुपके जो राजपूत सेना थे उनको अटैक करने लगा। ऐसे में राजपूत जो सेना थे वो बिखर गए और फिर फाइनली जो युद्ध हुआ उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई मोहम्मद गोरी के सामने। ये जयचंद के द्वारा एक गलती पूरी भारत की इतिहास को बदल के रख दिया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान आखिर तक लड़े लेकिन अल्टीमेटली मोहम्मद गोरी के सामने उनको हारना पड़ा और फिर पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। ऐसे ही अंत हो गया एक पराक्रमी शक्तिशाली महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गोरी जब ये बैटल जीत गए फिर वो यहीं पे रुक गए और फिर जयचंद की जो मंशा थी कि वो राजा बनेंगे, वो जाके मोहम्मद गोरी को बोले कि आप तो जीत गए, अब चलिए, अब मैं राजा बनने वाला हूँ यहाँ का। फिर मोहम्मद गोरी ये बात सुन के जयचंद को वहां से भगा दिए, बोले ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर शुरू हुआ बैटल चंदवार की जो हुआ 1194 में। इस बैटल चंदवार में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ जिसमें जयचंद बुरी तरह हार गया और फिर उसको मौत के घाट में ढकेल दिया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा।
लेकिन तब तक इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू हो चुका था मोहम्मद गोरी के अगुवाई में। उसी बीच एक और कहानी घटी जो बोला जाता है हिस्ट्री में, इसकी सच्चाई का वैसा कुछ प्रूफ नहीं है। कुछ हिस्ट्रियन बोलते हैं कि ऐसा हुआ कि मोहम्मद गोरी की जो बेटी थी, उस बेटी के साथ उनकी जो गुलाम था, वहां उस समय गुलाम का मतलब होता था खरीद के लेके जाते थे। जो राजा राजवाड़ा होते थे वो खरीद के लेके जाते थे कुछ लोगों को और गुलाम बना देते थे। वैसे में ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की जो बेटी थी उसके साथ प्रेम विवाह कर बैठे। फिर बाद में मोहम्मद गोरी इस कुतुबुद्दीन ऐबक को ये जो उत्तर भारत की जो सत्ता थी वो पूरा सौंप के मोहम्मद गोरी वापस चले गए। तो वैसे ही शुरू हो गया स्लेव डायनेस्टी। इसीलिए स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो परिचय था वो स्लेव से ही था, वो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। इसी के चलते उनकी द्वारा जो डायनेस्टी बना बाद में, उसी को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। और फिर यही से शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं, कैसे दिल्ली जल सल्तनत आगे बढ़ी और फिर आगे चल के ये दिल्ली सल्तनत का जो अंत हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। और एक महान योद्धा बाबर के बारे में, जिनके हाथों में ही अंत हो गया ये दिल्ली सल्तनत का और शुरुआत हुई एक नई डायनेस्टी की जिसको कहा जाता है मुगल डायनेस्टी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और कहानियाँ आप सुन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।